नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार। आज हम बात करेंगे देश के महान लोकनायक, देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और महान अग्रणी नेता श्री डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो एक समाजवादी नेता थे, उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की और सदैव मुजलमों, पिछड़ों, शोषितों, उपेक्षितों, वांछितों, गरीबों और बेरोजगारों की आवाज को मुखरता के साथ उठाया। आज के संदर्भ में यदि राम मनोहर लोहिया के विचारों को देखा जाए तो आज के समय में उतने ही प्रासंगिक हैं जो उस दौर में हुआ करते थे। आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो किस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार तार करते हुए देश के अंदर मजहबी सांप्रदायिकता का जहर बोला जा रहा है, और इसके साथ ही साथ किस प्रकार से जाति के नाम पे हिंदुस्तान के लोगों को लड़ाया जा रहा है। और इस लड़ाई से समाज खेमों में बंट रहा है तथा लोग मोबिलाइज हो रहे हैं, और उस मोबिलाइज होने का फायदा उन पार्टियों को मिल रहा है जो चाहते हैं कि समाज के अंदर व्यक्ति एक नागरिक बन के ना रहे, बल्कि उनकी आइडेंटिटी एक भीड़ के स्वरूप में हो। राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जो देश का बजट है वो प्रति वर्ष पारित होता है, हम सबको पता है, लेकिन बजट इस स्वरूप का होना चाहिए जिससे लोगों को आर्थिक न्याय मिल सके, सामाजिक न्याय मिल सके, और इसके साथ ही समाज के अंदर जो जाति व्यवस्था है उसका उन्मूलन हो सके। राम मनोहर लोहिया सदैव जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि ऐसा समाज विकसित हो जिसमें किसी प्रकार की गैर बराबरी ना हो। और हम सबको पता है कि आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद समाज के अंदर आज भी गैर बराबरी बनी हुई है, चाहे जाति को लेकर हो, चाहे मजहब को लेकर हो, चाहे क्षेत्रीयता को लेकर हो, और चाहे नस्ल को लेकर हो, चाहे जेंडर को लेकर हो। ये ऐसी विकट समस्याएं हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों को सदैव विध्वंस करने की ओर अग्रसर रहती है। राम मनोहर लोहिया का मानना था, और वो खास तौर से महिलाओं के बारे में कहते थे, कि महिला को सदैव सीता या सावित्री नहीं होना चाहिए, बल्कि महिला को द्रौपदी बनना चाहिए। कि कैसे द्रौपदी ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए पूरे महाभारत की रचना की। उनका कहना क्या था, उनकी बातों का तात्पर्य क्या था? उनका मानना था कि महिला जिसकी लज्जा उसका सबसे मूल्यवान आभूषण होता है, उस लज्जा को समाज में कैसे बचाया जाए, कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए, और मुल्क के अंदर महिलाओं की भी हर क्षेत्र को लेकर भागीदारी होनी चाहिए, चाहे सरकारी जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे पंचायत, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद, विधानसभा, संसद, सभी सदनों में पुरुषों के समान उनकी भागीदारी होनी चाहिए। हम देख सकते हैं कि आज भी हिंदुस्तान के भीतर जो पुरुषवादी मानसिकता है वो अभी तक समाप्त नहीं हुई। आज भी जो देहाती क्षेत्र है, उस देहाती क्षेत्र के अंदर जो बच्चियां हैं, जो इस देश का भविष्य हैं, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता। यदि वो 12वीं पास किसी ग्रामीण क्षेत्र से किसी स्कूल से पास करती हैं तो उनको पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं मिलती है, और उन्हें पढ़ने के लिए कहीं 30-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो स्कूल 12वीं पास करने के बाद छोड़ देती हैं, जिसके कारण वो शिक्षा क्षेत्र में पिछड़ती हैं। देश में शिक्षा क्षेत्र एक ऐसा मजबूत स्तंभ है
जो आधुनिक भारत का स्वरूप तैयार करता है। और राम मनोहर लोहिया का मानना था कि देश का बजट का 20% हिस्सा शिक्षा पे खर्च होना चाहिए। वो ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि शिक्षा के द्वारा समाज के अंदर चेतना बढ़ती है और उस चेतना के माध्यम से समाज में जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जो प्रथाएं हैं, जो नियम हैं, उनका उन्मूलन होता है और समाज के अंदर सामाजिक समरसता पैदा होती है। और आप देख सकते हैं कि समाज में ऐसे तबके हैं जिनको हर क्षेत्र से देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद उनको वंचित रखा गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि राम मनोहर लोहिया जिस आधुनिक भारत की संकल्पना करते थे, उस आधुनिक भारत की संकल्पना में उनके जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस की ओर परिभाषित करते हैं। क्योंकि उनका मानना था कि जब तक समाज के अंदर उपेक्षितों, शोषितों, वांछितों, दलितों उनको आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक सामाजिक न्याय की कल्पना साकार नहीं हो सकती। राम मनोहर लोहिया का जो सरोकार था वो देश के निम्न स्तर से लेकर और उच्च स्तर के लोगों तक जो गैर बराबरी है, उस गैर बराबरी को समाप्त करके सामाजिक समरसता की ओर देश कैसे बढ़े, वो इस पे बात करते थे। राम मनोहर लोहिया संसद के अंदर जब बजट को लेकर चर्चा हो रही थी तो उन्होंने देश से गरीबी के आंकड़े जुटाए और उन्होंने पाया कि देश के आम आदमी पे 3 आना खर्च होता है और एक प्रधानमंत्री के कुत्ते पे 16 आना खर्चा होता है। तो बताइए कि प्रधानमंत्री के कुत्ता भी देश के गरीब व्यक्ति से ज्यादा खर्च होता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के कुत्ते और आम आदमी में क्या फर्क रहा। उनका ये जो सवाल था, जिन्होंने देश के बदलते हुए स्वरूप को झकझोर के रख दिया, वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का भी विरोध करते थे। उनका मानना था कि सच्चा समाजवाद तभी पनप सकता है जब हम देश के गरीब कुचले वर्ग की सामाजिक समरसता की बात करें। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती के उपलक्ष्य में सच्ची श्रद्धांजलि और तमाम दर्शकों को मेरा धन्य अभिवादन। जय हिंद।